तो देखें, जब टाइम, अब देखें मैंने जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को कम करता चला जा रहा हूं तो टाइम भी तो छोटा होता चला जा रहा है। यानी दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कम होते चले जा रहे हैं। अगर न्यूमिनेटर हाफ हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी हाफ हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस हाफ करता जा रहा हूँ टाइम भी हाफ होता चला जा रहा है। तो डिस्टेंस हाफ करते करते, टाइम हाफ करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस वाली वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक वो टाइम इंटरवल लिमिट जब वो जीरो को अप्रोच करने लगेगा, तो जब टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करने लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो रेशो तो फिर भी सेम रहनी है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी यही होगा कि जो ऊपर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे उतना ही टाइम होगा। यानी सेम रेशो रहेगी एक दफा फिर, जैसे इधर रेशो सेम चलती आ रही है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फिर सेम आएगी 1। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज की तरफ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटीज, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, लेकिन आसान है, मुश्किल ये भी नहीं है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं। ये तो आपको पता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो देखें, ये मैं एक्स वाई प्लेन आपके सामने ड्रॉ करता हूं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, सपोज दिस इज अवर ओरिजिन, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया है। अब जब यहां से एक बॉडी मूव करना शुरू करेगी, अगर वो बॉडी आगे को मूव कर रही, कार है सपोज करें, एक कार है जिसने यहां से मोशन स्टार्ट करनी है। अब वो कार अगर आगे को मूव करेगी तो मुझे बताएं क्या उसका डिस्प्लेसमेंट इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर यही कार रिवर्स में आना शुरू कर दे तो देखें, अब पहले वाले डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट आ गई ना, और डिस्प्लेसमेंट तो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब मुझे बताएं अब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा फिर? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। जबकि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम तो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कार तो रिवर्स हो सकती है, टाइम कभी रिवर्स हो सकता है? नो। टाइम हमेशा इंक्रीज ही करता चला जाता है, टाइम में कभी डिक्रीज नहीं आती। टाइम में हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा पॉजिटिविटी होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती टाइम में, कभी नेगेटिविटी नहीं होती। इसलिए टाइम तो हमेशा रहेगा पॉजिटिव, टाइम तो हमेशा रहेगा पॉजिटिव। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वन सेकेंड वेलोसिटी की तरफ आता हूं, एवरेज वेलोसिटी। देखें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से इंक्रीज की तरफ जा रहा था, तो उस सूरत में वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन अगर अगर वो कार अपनी अपने रेफरेंस पॉइंट से पीछे मूव करना शुरू कर दे, तो अब क्या होना शुरू हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब क्या होगी? वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखें अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, उसमें डिक्रीज आ रही है, तो नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय टाइम तो होता ही हमेशा पॉजिटिव है। तो अब वेलोसिटी कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ आ गई है? तो अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा हो, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज क्या है, तो बता दें अगर डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, तो उस सूरत में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, उसमें अगर नेगेटिविटी आ रही है, तो उस सूरत में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस ओके, सर। ले लें इसका स्क्रीनशॉट फिर जल्दी से। हाँ जी, मिटा दूं? जी सर।
नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेलरेशन की तरफ। बस ये आज का लास्ट टॉपिक करना है हमने, क्योंकि ये मैंने आज खत्म करवाना था, ये मैंने प्लान किया हुआ था कि आज ये मैंने खत्म करना है, क्योंकि कल वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक नया टॉपिक है और ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखने में बुक में बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन जब जब करना शुरू किया जाए तो इससे जान छूटने भी नहीं आती, इतने ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान है, लेकिन जाहिर सी बात है जब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीज जब समझानी होती है तो उसमें फिर टाइम तो लगता है। तो कल का पूरा पीरियड जो है ना, पूरा लेक्चर कल का उसी की नजर हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और वो भी कोशिश मैं करूंगा कि कल के कल ही वो खत्म हो जाए, क्योंकि टॉपिक वो काफी लेंथी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन। देखें एक्सेलरेशन क्या होता है जी, बताएं, व्हाट इज एक्सेलरेशन? The rate of change of Time. velocity is called यस, displacement. एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे पहले मैं चले ऐसी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ वर्डिंग में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जिस तरह वेलोसिटी टू टाइप्स की थी, एक एवरेज वेलोसिटी थी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, बाकी आगे वो दूसरी टाइप्स तो थी ना, चलें यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी उसे तो एक साइड पे रखें, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी वो एक साइड पे रखें। बेसिकली टू टाइप्स थी वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल ऐसी एक्सेलरेशन के केस में भी होगा, दो किस्म का एक्सेलरेशन होगा, एक एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो आपको मिलती थी एवरेज वेलोसिटी। तो इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो यही चीज मैं यहां पे लिखता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज, एवरेज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन और ये एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी में जितनी चेंज आई है वो, और जितने टाइम में ये चेंज आई है वो टाइम नीचे। तो इस तरीके से हमें मिलती है एवरेज, इस तरीके से हमें मिलता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? अब मैं ठीक ठाक अभी डिटेल से समझा चुका हूं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो अब मैं फिर उस चक्कर में अब नहीं पढ़ने वाला, टाइम वेस्ट होगा। अब आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो होगा वंस अगेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया कि एवरेज वेलोसिटी पे लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि छोटे से छोटा टाइम इंटरवल, उसमें जब वेलोसिटी में वेरिएशन आती है उस वेरिएशन को टाइम पे डिवाइड करें तो हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? और बिल्कुल इसी तरह अभी जो वेलोसिटी के लिए एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, वही पॉइंट मैं इसके लिए भी लिखवाऊंगा कि इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अभी आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशंस भी होते हैं, तो ये चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो बताएं क्या होगा फिर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो? यस, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन, बता दें, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तो एवरेज और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज इक्वल बन गई थी, तो इसी तरह अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? कोई एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है ना इसमें? नो। अच्छा जी, अब हम आते हैं फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन होते गए। पॉइंट तो मैंने यहीं पे लिख दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से, लेकिन अब मैं उस तरफ आता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? पढ़ी हुई है सारी चीजें आप लोगों ने, आपको पता है, चलें बताएं जल्दी से क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यस, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? A body has uniform acceleration if it has the same equal changes in velocity in Yes. equal interval of time. बिल्कुल ठीक है, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, equal changes in velocity in equal intervals of time, in equal intervals of time। तो ऐसा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है।
अब अगर इसके लिए भी मैं टेबल ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो देखें, टाइम और वेलोसिटी में टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो वंस अगेन हम देखते हैं कि 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। अब जरा देखें, हम देखते हैं जी, शुरू में जब टाइम 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी, चले मैं कह देता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड थी। जब 5 सेकेंड गुजरे तो वेलोसिटी जो है, 5 सेकंड जब गुजरे तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड गुजरे तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। सॉरी, एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, गलत हो गया। चलें अच्छा ठीक है, ये वाली एग्जांपल भी ठीक है, ये एग्जांपल भी मैंने देनी थी, इसी को भी मैं चलाता हूँ। ये आप लोगों से मेरा सवाल है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी देता हूँ इसी से रिलेटेड। 8 8 8 जी, ये आपके सामने टेबल मैंने ड्रॉ किया है। ये टेबल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टेबल है। मुझे बताएं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस? 0. यस, बिल्कुल ठीक है। किस तरह? किस तरह? बता देना किस तरह। सर क्योंकि इसमें जो हमारे वहां से कट गई, समझ नहीं है। चले हम नाम बता दें। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, सर हमारे पास वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई। कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में? इक्वल चेंज कितना आ रहा है? 0 का आ रहा है। 0 का चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है और 0 का चेंज है। देखें, पहले 5 सेकंड में कितना चेंज आया? 0 का चेंज आया। अगले 5 सेकंड में 0 का चेंज आया। अगले 5 सेकंड में 0 का चेंज आया। अगले 5 सेकंड में 0 का चेंज आया। तो वेलोसिटी में जो चेंज है 0 है, सो डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हुई 0। ठीक है। और टाइम, टाइम अब टोटल टाइम कितना उसने लिया? टोटल 20 सेकंड चला तो 20 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि है 0। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखें अगेन। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये अगला टेबल मैं बाद में ड्रा करता हूँ, इससे रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया। मुझे बताएं, जिस बॉडी के लिए टेबल मैंने ड्रॉ किया है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? जी, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है? यस। यस। किस तरह? जी आप नाम बताएं, ये टेबल जिसके लिए ड्रॉ किया हुआ है क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है? आमना, यस सर। किस तरह इक्विलिब्रियम में है? ये ऊपर वाले टेबल की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की नहीं भी कर रहा। क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी। तो क्या इक्विलिब्रियम में है, ये मेरा आपसे सवाल है। यस सर है। किस तरह इक्विलिब्रियम में है? देखें, मैं बताता हूँ। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में पढ़ा था, मैंने आपको वहां पे लिखवाया भी था कि अगर बॉडी में टोटल एक्सेलरेशन 0 हुआ तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है? यस सर है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस सर होगी, एक्सेलरेशन 0 है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। ये इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन, ये टेबल जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हैं। किस तरह? मैंने वहां पे आपको बताया था टोटल एक्सेलरेशन का लफ्ज मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब टोटल एक्सेलरेशन में दो किस्म के एक्सेलरेशन आएंगे, एक उसका लीनियर एक्सेलरेशन, एक उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो अब लीनियर एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो अब हम कहेंगे अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हुई, अगर ये बॉडी रोटेट ना कर रही हुई, तो उस सूरत में बॉडी इक्विलिब्रियम में है।
लेकिन अगर बॉडी में रोटेशन है तो उस सूरत में फिर देखना पड़ेगा कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है। अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हुआ तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 ना हुआ तो उस सूरत में लीनियर एक्सेलरेशन 0 होने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। आई समझ बात की? क्लियर? Yes, जी sir. सर। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट में जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, बंद होने वाला है। अच्छा, ये नेक्स्ट टेबल जो मैंने ड्रॉ कर दी है इसके बारे में जरा मुझे बता दें। बता गया थे, चले मैं खुद ही बता देता हूँ। ये नेक्स्ट टेबल जो मैंने ड्रॉ किया, अब ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टेबल है। किस तरह? देखें, पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी में 8 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, अगले 5 सेकंड में फिर 8 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, अगले 5 सेकंड में फिर 8 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, अगले 5 सेकंड में फिर 8 मीटर पर सेकंड की चेंज आई। सो दिस इज आल्सो द टेबल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें जरा, टोटल वेलोसिटी में टोटल कितनी चेंज आई है? 8 से लेके 40 तक कितनी चेंज आई? 32 की, यानी 40 माइनस 8 32 डिवाइड कितना टाइम लिया? 20 माइनस 0 यानी 20 सेकेंड्स। तो 32 बाई 20 ये देख लें कितना बनेगा, मुझे नहीं पता, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1.6. 1.6 चलें, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये इसके बारे में मुझे बताएं, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है या नहीं हो सकती? अब ये नहीं पूछ रहा कि है या नहीं है, उसके बारे में मैंने पूछा था है या नहीं है, और वहां पे फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस केस में लीनियर एक्सेलरेशन 0 आ चुका था। अब अगर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हुआ, यानी अगर बॉडी चले जो भी है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हुआ तो उस सूरत में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस केस में मुझे बताएं, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है या नहीं हो सकती? सर नहीं हो सकता No, sir, ये नहीं क्यों? हो सकती। सर, सर, क्योंकि इसकी जैसे जी जी बताएं। इसका एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं आ रहा लीनियर। यस, इसका तो लीनियर एक्सेलरेशन ही 0 नहीं आया। हाँ भाई, जब लीनियर एक्सेलरेशन ही 0 नहीं आया तो अब एंगुलर 0 आ भी जाए तो हमने उसका क्या करना है? टोटल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए था इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसका जब लीनियर ही 0 नहीं आया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? तो इस तरीके से देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उन नए कॉन्सेप्ट को पिछले कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते चले जाएं। इस तरीके से आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, इस तरह फिजिक्स आएगी फिर। ठीक है? अच्छा, अब मैं आता हूं वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ। जी बताएं, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? Unequal changes in velocity in Yes. equal intervals of Unequal changes in velocity in equal intervals of time. In equal intervals of time. अच्छा, इसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर देता हूं। टीवी अगेन 0 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 8, फिर लिख देते हैं कोई 20 कर देते हैं, फिर चलें 25 कर देते हैं, फिर कोई 37 कर देते हैं, 40 कर देते हैं। तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि पहले 5 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया, सॉरी 12 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अगले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। सो दिस इज द टेबल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। हो गया क्लियर? हाँ जी, आगे समझ? हाँ जी बता दें। Yes, sir. अच्छा,
क्लियर है? तो फिर इसका जरा लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। अभी अब इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हो गया? सर डन। ओके, इस साइड से मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा देखिएगा जरा, ये टेबल में ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। इसको देख के अब आपने मुझे बताना है कि ये एवरेज इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन का। 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 8, 16, 32 मीटर पर सेकेंड में ये, ठीक है। और ये सेकेंड्स में 32, 64, 128। जी मुझे बताएं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है या वेरिएबल एक्सेलरेशन का है। हाँ जी, वेरिएबल। वेरिएबल का है। किस तरह? सर इसमें चेंज इन वेलोसिटी का इंटरवल सेम नहीं है। क्या देखें, पहले 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में 16 का चेंज आ गया, अगले 5 सेकंड में 32 का चेंज आ गया, अगले 5 सेकंड में 64 का चेंज आ गया। यानी चेंज डबल होती जा रही है, इक्वल चेंज नहीं आ रही। इसलिए ये जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का टेबल है। दिस इज द टेबल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा कि इस केस में ये वाला जो टेबल है, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, इस ये केस सर इस केस में ये वाला जो टेबल है, इस टेबल में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? टू ही होगी। 2 किधर से होगी इस केस में? 2 तो सर नहीं ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। तो 2 कैसे होगी? यूनिफॉर्म है लेकिन 2 कैसे होगी? 1.6 1.6 1.6 सॉरी। होगी। यस 1.6 होगी ना। अभी बताया था कि अगर एवरेज अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस की सेम वैल्यूज आती हैं। सो एवरेज की अगर 1.6 है तो इंस्टेंटेनियस की भी 1.6 होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेलोसिटी में था कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल थी, सेम यहाँ भी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक सवाल अब मैं आप लोगों से और पूछता हूँ। इसके बारे में अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये यूनिफॉर्म का होगा या वेरिएबल का होगा। जी बताएं अब। वेरिएबल का है। वेरिएबल के किस तरह? अनइक्वल टाइम है इसमें यस इसमें टाइम इंटरवल। अनइक्वल है, क्योंकि डेफिनेशन भी यही है ना। यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी में चेंजेस भी इक्वल हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल हो, तब हम वहां से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता ऐसे है कि दोनों टाइम भी अनइक्वल, वेलोसिटी भी अनइक्वल, तो वहां पे अलग से कैलकुलेशंस होती हैं। वो वाली कैलकुलेशन अभी मैंने यहाँ पे आपको अभी तक नहीं करवाई। ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी, अगर दोनों में से एक में भी इक्वल चेंजेस बन रही हैं तो फिर दूसरे में भी इक्वल होनी चाहिए, तो उस सूरत में यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर ऐसे है कि एक में इक्वल है, एक में चेंजेस इक्वल है, दूसरे में चेंजेस इक्वल नहीं है, तो फिर वो वेरिएबल होगा। सो दिस इज द वेरिएबल एक्सप्रेशन। सर ये जो सा आपने सेकंड लास्ट टेबल बनाया है इसमें आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दें। इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है हर इंटरवल। इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं? एक लम्हे का, एक लम्हे में जो उसमें वेरिएशन आएगी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी एक्सेलरेशन। अब सिर्फ अगर मैं पहले 5 सेकंड की बात करूं ना, तो पहले 5 सेकंड में ही इनफिनिट मैनी इंस्टेंट्स बनते हैं।
सिर्फ पहले 5 सेकंड में ही इनफिनिट मैनी इंस्टेंट्स बनते हैं, और उनमें से हर इंस्टेंट के लिए फिर अलग अलग आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हर सेकंड में फिर आपको अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। वो फिर देखना ये पड़ेगा, तो सर मतलब हम मैं बता रहा हूँ सुने, देखना फिर ये पड़ेगा कि अगर इन 5 सेकंड के दौरान, ये जो पहले 5 सेकंड है, अगर इन 5 सेकंड्स के दौरान अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, अगर इन 5 सेकंड्स के दौरान एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, तो उस सूरत में तो यहां से हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे और वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन अगर इन 5 सेकंड के दौरान ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं था, तो हर एक इंटरवल का अपना अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। उसके लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी कंप्लीट करने, फाइंड करने के लिए। समझ आइए बात, की नहीं आई? नो जी सर हम नहीं आई। नहीं आई। ऐसे करें ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें, मैं फिर आपको करके दिखाता हूँ। हो गया? साफ कर दूं? यस सर हो गया। अच्छा, देखें जरा ये, इसको मैं उधर ही रहने देता हूँ। देखें, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, अब ये पूरे का पूरा जो हमारे पास 0 से लेके 20 तक का जो टाइम है, इस पूरे टाइम के दौरान तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वो तो बात क्लियर होगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि हर इंटरवल का अपना अपना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड के दौरान यूनिफॉर्म हो, अगले 5 सेकंड के दौरान यूनिफॉर्म हो, अगले 5 सेकंड के दौरान यूनिफॉर्म हो, अगले 5 सेकंड के दौरान यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यानी इंटरवल बेस्ड एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ इंटरवल बेस्ड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? तो उस सूरत में हम बड़ी आसानी से हर इंटरवल का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं देन, फर्स्ट इंटरवल का एक्सेलरेशन देखें जरा, देन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन किसके लिए? फर्स्ट इंटरवल के लिए। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी जो कि है 8 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है 5। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना, आई थिंक 1.6 बनेगा। ये लें जी, ये बन गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहीं पे इसी फर्स्ट इंटरवल के लिए, इसी फर्स्ट इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी यही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड इंटरवल के लिए आपने फाइंड करना है, तो अब वैल्यू डिफरेंट आएगी। देखना, अब जरा सेकंड इंटरवल के लिए मैं कर रहा हूं, सेकंड इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन में फाइंड करता हूं। अब कितना होगा? सेकंड इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? ये बनेगी 16 डिवाइडेड बाय 5, 16/5, और कितनी हो जाएगी? 3, कितनी बन जाएगी? 3.2 आई थिंक बनेगी, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें अब वेलोसिटी चेंज होगी ना। पहले इंटरवल की वेलोसिटी कितनी, सॉरी एक्सेलरेशन, पहले इंटरवल का एक्सेलरेशन था 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे इंटरवल का आया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन चेंज हो चुके हैं। लेकिन मैं शुरू में कह चुका हूं इंटरवल बेस्ड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, तो अब उस सूरत में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी यही होगा। ठीक हो गया? ऐसा कब होगा? ऐसा उस वक्त होगा अगर इंटरवल बेस्ड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ। लेकिन अगर इंटरवल बेस्ड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हुआ, यानी एक इंटरवल के अंदर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस सूरत में हम इस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उस सूरत में हर इंस्टेंट का अपना अपना एक्सेलरेशन होगा, फिर ये कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी। समझ आ गई बात की? ये मैं बता रहा था। यस अच्छा जी, ऐसे करें फिर, अब अपने सवाल पूछ ही लिया था तो इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स पास होने चाहिए ना। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ। आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, और इसके बाद क्लास खत्म। देखें, मिटा दूं? जी
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जी क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पढ़ा था 9th क्लास में। सर अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसको हम Yes. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यस, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स मोशन इज सॉरी इट्स डायरेक्शन इज अलोंग मोशन। इसकी डायरेक्शन मोशन के अलोंग होगी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई तो उस सूरत में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, if velocity is decreasing, then in that case acceleration will be negative and its direction is opposite to motion, and its direction is opposite to motion। ठीक हो गया? अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं बॉल को थ्रो करता हूं वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? along the motion। नो, ऑपोजिट टू मोशन, डाउनवर्ड होगा। क्योंकि बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है बॉल की वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो बॉल में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब बॉल में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की? ऑपोजिट टू मोशन, तो लिहाजा डाउनवर्ड होगी फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है? और जब बॉल वापस नीचे आ रही है तो अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, अलोंग द मोशन किस तरफ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और वो अलोंग द मोशन बनेगा, और अलोंग द मोशन फिर डाउनवर्ड ही बनेगा। तो ये चीज हमने देख ली कि जब भी हम अर्थ की ग्रेविटी में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी चीज अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। चाहे वो बॉडी ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, चाहे बॉडी नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होता है। अब आप लोग मुझे बताएं क्यों हमेशा डाउनवर्ड होता है? इसकी क्या रीजन है? जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। यस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहता ही यही है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगी, इसलिए हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड ही होगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? ऑल क्लियर। ओके, चलें बस फिर बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। कल स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कल लाजमी मौजूद होना है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं एंट्री टेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए कल की क्लास बिल्कुल किसी सूरत नहीं छोड़नी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल देखते हैं फिर। जज़ाकल्लाह सर।